आज के इस वीडियो में हम आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि प्रोफेशनल के दौरान बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और जब भी प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में उनका नाम शामिल रहता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि टॉपर होने के बावजूद जब हम किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनके परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छा वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद जो है वो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाते। सिलेक्शन न होने के पीछे क्या क्या कारण है और एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि भविष्य में जो भी हम वीडियोज अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के जो वीडियो का प्रमुख विषय है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमको सिलेक्शन से दूर कर देती हैं, यानी कि हम इन गलतियों की वजह से अपना सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं करा पाते हैं। तो हम आज आपको केवल 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको आपको समय रहते सुधार करने की आवश्यकता होगी। अगर आप इसमें सुधार नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी 10 गलतियाँ हैं जो कि आपको इसी समय जितना जल्द से जल्द हो सके उसमें सुधार कर लेना आवश्यक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नो स्टडी प्लान। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई स्टडी प्लान नहीं होता। कभी भी कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ने लगते हैं। आज चरक पढ़ते हैं, कल सुश्रुत पढ़ते हैं और एक हफ्ते के बाद बागभट पढ़ने लगते हैं। फिर कभी मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी रसशास्त्र पढ़ते हैं, कभी द्रव्य गुण पढ़ते हैं। तो ऐसे में स्टडी प्लान न होने की वजह से जो हमारे पास एक साल का लिमिटेड समय होता है वो उसमें हम अपने सारी जो भी विषय हैं हमारे उनको हम तैयार नहीं कर पाते। तो जो सबसे पहला ज़रूरी है कि हमको अपना स्टडी प्लान डेवलप करना है। इसके स्टडी कैसे करनी चाहिए इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। लेकिन उससे अलग अगर आप अपना स्टडी प्लान बनाना चाहते हैं तो उसको आप बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने प्लान बनाया वो आपके टाइम टेबल में फिट ना बैठे, तो उसके लिए आप अपना अलग से टाइम टेबल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना स्टडी प्लान बनाएं, यानी कि साल के जो 12 महीने हैं 12 महीने में कितने महीने आप किस टॉपिक को देंगे और कितने दिनों में उसको तैयार करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनका ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि आप उनको जो 12 महीने का समय है उसमें आप पूरा कर सकें। जो दूसरी गलती है वह है कि किसी खास टॉपिक पे बहुत ज़्यादा समय न दे पाना, यानी कि जितने हमारे पास संहिताएं हैं, चरक है, सुश्रुत है, बागभट है, इनके अलावा रसशास्त्र, द्रव्य गुण है, तो हर छात्र के साथ अलग अलग समस्या होती है। किसी छात्र को चरक तैयार नहीं होता, किसी का सुश्रुत तैयार नहीं होता, किसी का रसशास्त्र तैयार नहीं होता, किसी का द्रव्य गुण तैयार नहीं होता। ऐसे में जो विषय आपका कमज़ोर है आपको उसको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो दूसरा आपका फ्रेंड है उसका कोई और सब्जेक्ट वीक हो और अगर आप हूबहू उसी का जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपको जो सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है उसके लिए भरपूर समय न दे पाएँ। तो किसी दूसरे का टाइम टेबल कॉपी करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आपका नहीं तैयार है उसमें आपको अतिरिक्त समय के लिए अलग से उसमें टाइम निर्धारित करना होगा। तो इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको भी आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। जो तीसरी प्रमुख गलती है वो है नेगेटिव एटीट्यूड। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि वो चाहे जितनी मेहनत कर लें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। हमने बहुत से ऐसे छात्रों को भी देखा है जो कि प्रोफेशनल में बहुत अच्छा कर नहीं थे, यानी कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं थे, उसके बावजूद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गए। तो कभी भी आप नेगेटिव अप्रोच न रखें, क्योंकि जो भी बच्चे प्रोफेशनल में अच्छा नहीं करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उनका एटीट्यूड मायने रखता है। उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। उनको लगता है कि हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आप एटीट्यूड हमेशा अपना पॉजिटिव रखें।
एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमेशा अपने एटीट्यूड का पॉजिटिव रखें। जो अगली गलती है कि टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं अधिकांश बच्चे। टारगेट सेट का मतलब कि अगर हमको एक सप्ताह में 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि अगर हम टारगेट सेट नहीं करते हैं और सप्ताह में अगर 10 का टारगेट उसको हम नहीं पूरा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा सब्जेक्ट छूट गया इस हफ्ते में, फिर वो अगले हफ्ते के टारगेट को हमारे को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए जो भी हमारा टारगेट हो कि इस हफ्ते में हमको 10 पढ़ना है, अगले हफ्ते में 20 चैप्टर पढ़ना है, उसके नेक्स्ट वीक में 30 चैप्टर पढ़ना है, तो हमको अपने टारगेट के अनुसार स्टडी करनी होगी। क्योंकि अगर एक सप्ताह में आप गलती करते हैं तो अगले सप्ताह के लिए बर्डन होता है, और अगर उस सप्ताह में भी नहीं कर पाते तो फिर उसके नेक्स्ट वीक के लिए बर्डन हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपका जो सिलेबस धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और ऐसे में आपका जो मन है पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो हमेशा टारगेट सेट कीजिए और उस टाइम पे जो भी आपने टारगेट सेट किया है आप पूरे सिलेबस को और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही उठिए। जो अगली गलती करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होना। बहुत से ऐसे बच्चे इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो किसी भी टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि इस टॉपिक का हर चीज़ मुझे याद है। तो बहुत से ऐसे बच्चों को लगता है कि रसशास्त्र के सारे पर्याय हमें याद हैं। तो जब भी टाइम आता है रसशास्त्र पढ़ने का, वो क्या करते हैं कि जो भी पर्याय वाला चैप्टर है या अगर उन्होंने नोट्स बनाया तो उसको बाईपास करके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से काफ़ी ज़्यादा उनको समस्याएं हो जाती हैं और रिवाइज नहीं करते, और रिवीजन न होने की वजह से जब भी उससे संबंधित सवाल आते हैं तो उसको गलत कर देते हैं। तो कभी भी किसी टॉपिक पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको अगर रिवीजन करना है तो आप A to Z पूरा रिवीजन करें, भले ही वो आपको याद हो। क्योंकि रिवीजन करने से एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो शायद पहले से भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी भी चैप्टर को या टॉपिक को बाईपास ना करें, आप उसको रिवीजन फिर से करें। जो अगली गलती करते हैं बच्चे कि कभी भी एग्ज़ाम के दौरान या जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें कभी भी क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं, यानी कि आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी समय उनके आंसर टिक कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है जब तक आप पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक गलती होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 ऑप्शन सही होते हैं और चौथा गलत होता है, यानी कि क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहता है एक्सेप्ट, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही हैं और चौथा नहीं सही है। तो ऐसे में अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चे जो लास्ट का एक्सेप्ट वर्ड है छोड़ देते हैं और गलत उत्तर लगा के चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट होता है, जैसे कि अभी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट लिए हैं, इसके पहले भी आप देख सकते हैं, सारे टेस्ट के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन में हम लोग ट्विस्ट दे देते हैं। कई बार हमने ऐसे भी सवाल दिए धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम अनारोग्यम मूलम उत्तमम, इसका संदर्भ क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इस सवाल को नहीं पढ़ते हैं। जो सवाल हमने पूछा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम अनारोग्यम मूलम उत्तमम, जबकि जिसका सही श्लोक है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो क्वेश्चन में पूछा गया अनारोग्य और आपने बिना पढ़े आरोग्य मान लिया, और ऐसे में जब भी आप टिक करेंगे तो सवाल गलत होता है। जो अगली गलती करते हैं कि क्वेश्चन को तो ठीक पढ़ लेते हैं लेकिन आंसर्स जो 4 हैं उनको सही से नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे में भी जो भी वो टिक करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि जिनका ऑप्शंस ए होता है, बी होता है, जो सी ऑप्शन होता है A+B यानी कि ऊपर के दोनों, और जो डी ऑप्शन होता है नन। तो ऐसे में आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही आपने ए ऑप्शन पे टिक कर दिया, लेकिन ये हो सकता था कि ए ऑप्शन के अलावा जो बी ऑप्शन है वो भी सही हो, और ऐसे में जो इस सवाल का जवाब होगा वो सी होगा, कि यानी कि बोथ ए एंड प्लस बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्वेश्चन तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपको चारों ऑप्शंस भी पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि बगैर चारों ऑप्शंस के आप पढ़े, आपने टिक कर दिया तो ऐसी संभावना है कि आपका वो क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। तो जब भी पढ़ें क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना ही है, साथ में आपके चारों ऑप्शंस भी पढ़ने ज़रूरी हैं। बिना 4 ऑप्शंस के पढ़े कभी भी सवाल को टिक ना करें। जो अगली गलती है कि रिवीजन के लिए समय नहीं निकालना।
यानी कि जो हमने अपने टाइम टेबल बनाया है, जो हमारा स्टडी का जो टारगेट हमने बना रखा है, उसमें हमने पढ़ने के लिए तो टाइम निकाला, लेकिन रिवीजन के लिए अलग से समय नहीं निकाला। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आयुर्वेद इतना जो कठिन सब्जेक्ट है और जो भी इसमें संहिताएं हैं, रसशास्त्र, द्रव्य गुण का पार्ट है, अगर आप उसको 2 से 3 बार मिनिमम रिवाइज नहीं करते तो अधिकांश संभावना ऐसी कि आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। तो जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसमें रिवीजन के लिए समय ज़रूर निकालें। यानी कि अगर आपने 12 महीने का टारगेट सेट किया है तो कोशिश कीजिए कि 9 महीने में ही आपके पूरे के पूरे सिलेबस कवर हो जाए, और बाद के जो 3 महीने बचे हैं उसमें आप 2 से 3 बार उसको रिवीजन कर सकें। और रिवीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपका बेहतर तैयार होगा। तो रिवीजन के लिए समय ज़रूर रखें। इसके बाद जो अगली गलती है कि बच्चे कभी भी प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा दूर भागते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और हमारे मार्क्स कम आएंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी गलती है। आपने कितना पढ़ा और कितना आपको याद है, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें। इससे संबंधित जितने भी मॉक टेस्ट हों, आप मॉक टेस्ट को ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उतना ही ज़्यादा जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें सही होने की संभावना अधिक रहेगी। क्योंकि गलतियों से ही आप सीखेंगे, गलतियों से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जितने भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो आप दें, और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी परिणाम आए, जो भी आपने गलतियां की हैं, जितने आपके मार्क्स कम हो, आप उनको एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, और आप उस टॉपिक को कई बार फिर से रिवाइज करें। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे दें, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको भी आप कहें कि आप मॉक टेस्ट से बिल्कुल दूर ना भागें। और ऐसा मन में बिल्कुल ख्याल न लाएं कि अगर आप टेस्ट देते हैं और आपके नंबर कम है तो इसके फाइनल में आपके एग्ज़ाम ख़राब होंगे, बल्कि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 10 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जिनसे आपको हर हाल में सही करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको सही नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में आप समय रहते सुधार जरूर लाएं, और इन सारी चीज़ों को अगर ठीक करने के बाद आप तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।